वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहानी 10 साल से अधिक पुरानी है। अप्रैल 2012। उस वक्त इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज कहलाता है, वहाँ एक कॉलोनी है जिसे दरभंगा कॉलोनी कहते हैं। दरभंगा कॉलोनी में एक हवेली थी जिसे गुलाटी बंगला कहा जाता था। इस बंगले में आमतौर पर सन्नाटा रहता था क्योंकि इसके मालिक कहीं और रहने चले गए थे। लेकिन 17 अप्रैल 2012 को इस सुनसान बंगले में एक हलचल सी दिखाई दी। यूपी पुलिस के साथ मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी भी वहां अचानक पहुंचे। जैसे ही बंगले का दरवाजा खोला गया, पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई। लग रहा था जैसे वो लोग कुछ खोजने के इरादे से आए हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ मजदूर भी थे और 30 साल का एक लड़का और 25 साल की एक लड़की भी। मुंबई पुलिस को इस जगह की तलाश थी, लेकिन यूपी पुलिस उनकी मदद कर रही थी। गुलाटी बंगले में दाखिल होने के बाद मुंबई पुलिस एक जगह की ओर इशारा करती है और मजदूर वहां की खुदाई शुरू कर देते हैं। यह एक सेप्टिक टैंक था। थोड़ी देर में वो चीज मिल जाती है जिसकी मुंबई पुलिस को तलाश थी, एक लाश। ये एक लड़की की लाश थी, लेकिन उसका सिर गायब था। बिना सिर के पहचान कर पाना मुश्किल था कि ये लाश किसकी है। इसके बाद दोनों आरोपियों प्रीति एल्विन सोरेन और अमित जायसवाल को अंदर बुलाया गया। अमित और प्रीति दोनों ही मुंबई में छोटी मोटी फिल्मों में काम कर चुके थे। प्रीति एक मॉडल थी और अमित एक डांसर और एक्टिंग का शौकीन। मुंबई पुलिस ने अमित से पूछा कि लाश तो मिल गई है, लेकिन इसका सर कहाँ है। पहले तो दोनों टालमटोल करते रहे, लेकिन पुलिस के सख्त होने के बाद अमित ने बताया कि सिर कहाँ है। इसके बाद पुलिस अमित और प्रीति को लेकर इलाहाबाद से लखनऊ की ओर निकली। करीब 4 घंटे के सफर के बाद अमित ने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाई और बताया कि वहीं पर उन्होंने उस लाश का सिर पॉलिथीन में लपेटकर फेंका था। पुलिस उस जगह की तलाशी शुरू करती है और फिर जल्द ही सर मिल जाता है। अब पूरी लाश मिलने के बाद यह तय हो चुका था कि मरने वाली लड़की वही थी जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस मुंबई से इलाहाबाद आई थी। ये लड़की मीनाक्षी थापा थी। खूबसूरत मीनाक्षी थापा नेपाल की रहने वाली थी। वो भारत में पढ़ाई के लिए आई थी और उसका भाई नवराज भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में पोस्टेड था। मीनाक्षी ने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की और एविएशन में डिग्री भी ली थी। इसके बाद वो करियर में कुछ अलग करना चाहती थी और उसका सपना था कि वो फिल्मों में काम करे। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास से उसको लगता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बन सकती है। उसके माता पिता भी उसकी इस ख्वाहिश में उसके साथ थे और उन्हें भी लगा कि शायद मुंबई में उसकी किस्मत चमक जाए। ऐसे में मीनाक्षी सैकड़ों अन्य नौजवानों की तरह अपने इस सपने को पूरा करने मुंबई आ गई, जहां उसने मॉडलिंग और छोटे मोटे फिल्मी रोल हासिल कर लिए। उसी समय मुंबई में मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन की शूटिंग चल रही थी और इस दौरान मीनाक्षी वहां पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात अमित नाम के एक लड़के से हुई जो यूपी का रहने वाला था। दोनों ने एक दूसरे से बात की और दोनों जल्दी ही समझ गए कि दोनों ही इंडस्ट्री में नए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अमित ने मीनाक्षी को अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति से मिलवाया, जो खुद भी यूपी की थी और फिल्मों में करियर बनाने आई थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद तीनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे इन तीनों की मुलाकातें और बातें बढ़ने लगीं और इसी बीच अमित ने मीनाक्षी से कहा कि उसके कई कास्टिंग डायरेक्टर से संबंध है और वो उसकी मदद कर सकता है। अमित ने अपनी पहुंच को बढ़ा चढ़ाकर बताया कि उसके भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई जानकार हैं। मीनाक्षी ने भी खुद को खास बताने के लिए कहा कि वो देहरादून के दून स्कूल से पढ़ी है, उसका भाई आर्मी में है और वो नेपाल के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती है। असल में दोनों ही एक दूसरे से सच छुपा रहे थे। अमित खुद एक स्ट्रगलर था जिसकी कोई भी बड़ी पहुंच नहीं थी और मीनाक्षी भी किसी शाही परिवार से नहीं थी। मीनाक्षी को लगा कि अमित और प्रीति उसकी मदद करेंगे, जबकि अमित और प्रीति को लगा कि मीनाक्षी एक अमीर परिवार से है जिससे उनकी पैसों की किल्लतें खत्म हो जाएंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। अमित और प्रीति को कोई काम नहीं मिल रहा था। आखिरकार उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर वो मीनाक्षी को किडनैप कर लेंगे तो उसके घर से फिरौती मांग सकेंगे और उन्हें आसानी से लाखों रुपए मिल सकते हैं। इस प्लान के तहत अमित और प्रीति ने मीनाक्षी से कहा कि वो उसे एक भोजपुरी फिल्म में लीड रोल दिलवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसको यूपी जाना पड़ेगा। मीनाक्षी ने सोचा कि हिंदी फिल्मों में कोई बड़ा ब्रेक तो मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना भोजपुरी फिल्मों से शुरुआत की जाए, खासकर क्योंकि भोजपुरी फिल्में नेपाल में भी देखी जाती हैं। इससे उसे वहां भी पहचान मिल सकती है।
13 अप्रैल 2012 को मीनाक्षी, अमित और प्रीति वाया ट्रेन मुंबई से इलाहाबाद पहुंचे और दरभंगा कॉलोनी के इसी गुलाटी बंगले में गए। मीनाक्षी का एक दोस्त था जो उसे मुंबई स्टेशन छोड़ने आया था। प्रीति के पिता इलाहाबाद में एक स्कूल में कुक का काम करते थे और वे इसी गुलाटी बंगले में रहते थे जहां से पुलिस को मीनाक्षी का शव मिला था। चूंकि बंगले के मालिक कहीं और रहते थे, प्रीति को पता था कि उसके पिता इस वक्त गांव में है और बंगला बंद पड़ा हुआ है। मीनाक्षी ने अपनी माँ को पहले ही अमित और प्रीति के बारे में बता रखा था और मुंबई से निकलने से पहले उसने अपनी माँ को फोन करके बताया था कि वो एक भोजपुरी फिल्म के सिलसिले में अमित और प्रीति के साथ इलाहाबाद जा रही है। 14 मार्च को भी मीनाक्षी ने अपनी माँ से बात की और कहा कि वो ठीक है। उसकी माँ रोज उसे कॉल करती थी, लेकिन 15 मार्च को दिन भर मीनाक्षी का कोई फोन नहीं आया। उसकी माँ ने कई बार कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 16 मार्च को भी जवाब नहीं आया तो परेशान होकर माँ ने अपने बेटे नवराज को बताया कि मीनाक्षी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। नवराज ने कहा कि शायद वो किसी काम में व्यस्त हो या हो सकता है उसका फोन ऑफ हो गया हो। लेकिन 17 मार्च 2012 को मीनाक्षी की माँ के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो 15 लाख रुपए का इंतजाम करो। ये मैसेज पढ़कर मीनाक्षी की माँ घबरा गई, क्योंकि वो 2 दिन से मीनाक्षी से संपर्क नहीं कर पा रही थी और अब ये मैसेज आया है। उन्होंने तुरंत इस बारे में अपने बेटे को बताया। नवराज ने कहा कि वो घबराए नहीं, वो मुंबई जाएगा और वहां जाकर पता लगाएगा कि मीनाक्षी कहाँ है। नवराज मुंबई के लिए निकल चुका था, लेकिन इसी बीच मीनाक्षी की माँ को फिर से एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर उन्होंने पुलिस को इस बारे में बताया तो उनकी बेटी की अश्लील फिल्म बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दी जाएगी। उधर मीनाक्षी का भाई मुंबई पहुंचता है और मीनाक्षी के उसी दोस्त से मिलता है जो मीनाक्षी को उस दिन रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था। इस दौरान मीनाक्षी की मां को लगातार मैसेज के माध्यम से ये बताया जाता है कि मीनाक्षी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने होंगे। हालांकि मीनाक्षी के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। 15 लाख का सपना देखने वाले अमित और प्रीति को सिर्फ 60,000 रुपए मिलने पर बहुत गुस्सा आता है। असल में गुलाटी बंगले के पहुंचने के 2 दिन बाद मीनाक्षी को यह एहसास हो जाता है कि उसे फिल्म के बहाने यहाँ लाया गया था, जबकि फिल्म विल्म जैसा कुछ भी नहीं है। अब अमित और प्रीति को भी ये समझ आ गया है कि मीनाक्षी को और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता और इसलिए उनका निर्णय होता है कि उसे खत्म कर दिया जाए। 15 मार्च 2012 को अमित और प्रीति मिलकर मीनाक्षी को गला घोटकर मार चुके होते हैं। मीनाक्षी को मारने के बाद अगले 2 दिन तक वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने में लगे रहते हैं और इसी बीच मीनाक्षी के एटीएम कार्ड से रुपए भी निकाल लेते हैं। इस सब के बाद वो लोग 17 मार्च को मीनाक्षी की मां को मैसेज भेजते हैं जिसमें कहा गया था कि मीनाक्षी को किडनैप कर लिया गया है। लाश की पहचान न हो सके इसलिए मीनाक्षी का सिर काटकर बाकी शरीर को बंगले के पीछे स्थित सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है और सिर लेकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वो एक पब्लिक बस से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। 4-5 घंटे की यात्रा के दौरान जब रात का समय होने लगता है तो वो लोग लखनऊ से पहले एक सुनसान इलाका देखकर बस की खिड़की से मीनाक्षी का सिर बाहर फेंक देते हैं। इधर मीनाक्षी का भाई मुंबई में अंबोली पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस जांच में यह पता चलता है कि मीनाक्षी आखिरी बार अमित और प्रीति नामक 2 लोगों के साथ में थी। पुलिस इन दोनों को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन पहले 15 दिनों तक कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से मीनाक्षी का भाई मुंबई पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक से मुलाकात करता है और मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि अमित और प्रीति मुंबई में नहीं थे। उनका घर भी खंगाला जाता है लेकिन वो वहां भी नहीं मिलते। लगभग 15 दिन बाद पुलिस अमित और प्रीति को लखनऊ से अरेस्ट करती है। असल में 14 अप्रैल 2012 को जांच अधिकारी अशोक सामंत को सूचना मिली थी कि अमित और प्रीति बांद्रा स्टेशन के पास एक्सिस बैंक एटीएम पर आएंगे। पुलिस जाल बिछाती है और दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है। इन दोनों ने अपने फोन तो बंद कर रखे थे, मगर मीनाक्षी का सिम कार्ड उनके पास था और इसका इस्तेमाल उन्होंने मीनाक्षी की मां को मैसेज भेजने के लिए किया था। इसी फोन की वजह से पुलिस को उनकी लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिली थी। शुरुआती जांच में प्रीति के चचेरे भाई जौहन सुरीन पर भी शक था, लेकिन पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी थी। मीनाक्षी की हत्या की जांच में पुलिस को यह पता चला था कि हत्या रात 8 से 10 बजे के बीच में की गई थी। मुंबई पुलिस को अमित और प्रीति के लखनऊ में ठिकाने की जानकारी एक इन्फॉर्मर से मिली थी, जिसे लखनऊ पुलिस ने मुंबई पुलिस के निर्देश पर लगाया था। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद लंबी पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया
कि मीनाक्षी को मारने के बाद उसकी लाश को गुलाटी बंगले के पीछे स्थित एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया था। जब 17 मार्च को मीनाक्षी की लाश बिना सिर के मिली तो पुलिस इन दोनों को उस स्थान पर ले गई जहां उन्होंने मीनाक्षी के सर को फेंका था। दोनों की निशानदेही पर कुछ समय की तलाश के बाद मीनाक्षी का सर एक बैग में मिल गया। अमित और प्रीति को मीनाक्षी के परिवार के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि मीनाक्षी ने उन्हें अपनी निजी जिंदगी की जानकारी दी थी। वो जानते थे कि मीनाक्षी मुंबई में अकेली रहती है और उसका कोई रिश्तेदार भी मुंबई में नहीं है। इसके अलावा अमित को मीनाक्षी की माँ और पिता के बीच के अलगाव के बारे में जानकारी थी। इसी वजह से उन्होंने यह अंदाजा लगाया कि मीनाक्षी के बारे में कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करेगा, और अगर कोई देहरादून से मुंबई आकर पता करने की कोशिश भी करेगा तो वो ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएगा। मई 2018 में सेशन कोर्ट ने अमित कुमार जायसवाल और प्रीति उर्फ अलवीना सुरीन को मीनाक्षी के मर्डर और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपियों ने मीनाक्षी का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर उसे इलाहाबाद से लखनऊ तक की बस यात्रा के दौरान रास्ते में फेंक दिया। विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने मीनाक्षी की तरफ से कुल 36 गवाहों की जांच की, जिनमें मीनाक्षी के माता पिता, भाई, भाभी और दोस्त शामिल थे। गवाहों में प्रीति के पिता और चचेरे भाई भी थे, जिन्होंने अदालत में गवाही दी कि मार्च 2012 में प्रीति मीनाक्षी को इलाहाबाद में अपने घर लेकर आई थी और एक महिला जो कि हीरोइन जैसी लग रही थी उसके साथ में थी। अभियोजन पक्ष ने मीनाक्षी थापा की हत्या के आरोप में दोषी ठहराए गए अमित कुमार जायसवाल और अलवीना उर्फ प्रीति सोरीन के लिए मृत्युदंड की मांग की। सेशन कोर्ट ने दोनों को हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने का दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने अदालत में तर्क दिया कि यह हत्या एक बर्बर कृत्य थी और इसे दोषियों के खिलाफ एक गंभीर परिस्थिति के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के रूप में माना जाए, और इसके लिए उन्होंने 16 विशेष कारण दिए, जिनमें से एक कारण यह था कि हत्या अत्यंत क्रूर और बर्बर तरीके से की गई। मीनाक्षी एक मॉडल के तौर पर काम कर रही थी और कुछ टीवी धारावाहिकों के लिए अभिनय भी कर चुकी थी। मीनाक्षी इस उम्मीद में उनके साथ यात्रा पर गई थी कि उसे किसी रोल का अवसर मिलेगा। हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके ने आरोपियों की अत्याचारपूर्ण आपराधिकता और आपराधिक व्यवहार को उजागर किया।